हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कोडोन 3। और काफ़ी दिनों से कुछ वीडियोस जो थे वो हम लोगों के पोस्ट नहीं हो रहे थे, और अगेन हम लोग एक नए टॉपिक नए दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, और विथ नो एक्सक्यूजेज आई कैन होप दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग एक कंप्लीटली नए सेगमेंट को टच कर रहे हैं, जो कि एक बहुत पुराना रिक्वेस्ट है मेरे पास में। और मैं ज़्यादातर बच्चों को मैं हमेशा इंसिस्ट कर रहा था कि मैं उस सब्जेक्ट का फैकल्टी नहीं हूँ, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और उस सब्जेक्ट का कुछ पोर्शन को मैंने अपने लैब में या सॉल्यूशन मेकिंग में वगैरह में यूज़ किया हुआ है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू गो इनटू अ सब्जेक्ट डिटेल कि मैं भी उस सब्जेक्ट को ही उठा के पढ़ाना शुरू कर दूँ। लेकिन वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स और मेरी बहुत वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स में से एक हैं प्राची, जिसने मेरे अंडर में ट्रेनिंग भी ली थी और मेरे इंस्टीट्यूट में। तो उनका एक रिक्वेस्ट आया कि सर हमें हमेशा मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैलिटी में, खासकर नॉर्मेलिटी को तो बहुत कम जगह यूज़ किया जाता है, सॉल्यूशन बनाने में जो अलग अलग टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उसको कैलकुलेट करना या उसको समझ पाना कि एक्चुअल में कब वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को अप्लाई करना है, पार्ट पर मिलियन कब अप्लाई करना है, उनको खासी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि जस्ट मेक अ स्मॉल वीडियो और सिंपल वीडियो ऑन इट, ताकि हम लोग उस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सके। तो मैंने क्या किया है कि आई वेंट थ्रू सम ऑफ द बुक्स, लाइक केमिस्ट्री की मैंने कई सारी किताबें पढ़ी भी, और कुछ कंटेंट मेरे पास ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल होता है, तो मैं उसको भी देखा। सो अगर मैं फिर उनको पढ़ बताने लग जाऊंगा तो फिर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में इंटर करना कि कैसे क्या है क्या नहीं। सो आई वाज लाइक कि इसको जितना सिंपल हो सकता है बनाया जाए। आई जस्ट पिक्ड इट अप लाइक क्लास 12th का एनसीईआरटी केमिस्ट्री पार्ट 1 आप उठाइए, उसका सॉल्यूशन चैप्टर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसमें कहीं हद तक मैं जितना भी मैंने कंपोनेंट तैयार करने की कोशिश की है उसमें कई हद तक मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की, जिसमें आपको ये पीछे स्क्रॉल होते हुए अभी आपको दिखाएगा जब मैं क्लास लेना स्टार्ट करूँगा। तो केमिस्ट्री फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स, और ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दो पार्ट में, जो एमएससी का एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, सी यू सी ई टी है, जेएनयू है, ऐसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आईआईटी जैम का है। ठीक है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के प्रिपरेशन में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ में जब आप लैब में कुछ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो मीडिया प्रिपरेशन हो या किसी का भी, वहाँ पे भी इन कैलकुलेशंस का यूज़ किया जाता है। तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ इट एट एनी प्लेस वेयर यू वांट इट टू बी। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट मी प्लेस इट, लेकिन मैं बहुत बटरी हैंड हूँ, तो मेरे हाथ से कहीं गिर नहीं जाए इसलिए। नाउ so let's start the topic, that is type of solutions, that is the first। और कई सारे solutions हैं, homogeneous heterogeneous करके है, जिसमें हम लोग homogeneous mixture को या homogeneous solution को ही सिर्फ टारगेट करके हम लोग यहाँ पे इसके डिस्कशन को स्टार्ट किए हुए। दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट वी वांट टू स्टडी, ठीक है, इज अ होमोजेनस सॉल्यूशन। होमोजेनस का क्या मतलब होता है इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, जिसमें कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उनका कॉम्पोजिशन, जो भी कंपोनेंट आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उनका कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जब आप उसको वाटर के अंदर, सपोज वाटर एक सॉल्वेंट है, आपने उसमें नमक और चीनी डाला हुआ है, तो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि आप शुगर और सॉल्ट दोनों ही प्रॉपर्टी वाइज और कॉम्पोजिशन वाइज थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। इनके कॉन्सेंट्रेशन में कहीं से भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन को समझने के लिए दो टर्म यूज किया जाता है, वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में जिस किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसके अंदर उस चीज़ को डिसॉल्व किया गया हुआ है, in higher quantity it will be available solvent, and it determines the physical state of your solution। तो गैस है या लिक्विड है, इसके हिसाब से उसका फिजिकल स्टेट क्या होने जा रहा है, इट विल बी ओनली बी डिसाइडेड बाय द सॉल्यूट्स। और सेकंड चीज होते हैं सॉरी सॉल्वेंट्स, और सेकंड चीज होते हैं विच इज सॉल्यूट, दैट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट अदर देन द सॉल्वेंट लेसर इन कंसंट्रेशन। यानी वाटर के कंपैरिजन में अगर आप शुगर और सॉल्ट की बात करें, तो वाटर के अलावा जो भी चीज़ें
उसमें अवेलेबल है वो सब के सब सॉल्यूट के अंदर में आते हैं और उनका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली वाटर के कंपैरिजन में कम पाया जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व्ड है इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट जो वाटर में या सॉल्वेंट के अलावा जो भी कंपोनेंट उसमें पाए जा रहे होते हैं उनको हम सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, शुगर प्लस वाटर, वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सॉल्यूट। तो कई सारे आपको इसमें आने वाले समय में एग्जाम्पल मिल सकते हैं जिसमें आपको एक सॉल्वेंट के अंदर में कई सारे सॉल्यूट मिल जाएंगे। पर हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ज़्यादातर फोकस करना है जब हम लोग केमिस्ट्री और अपने लैब के हिसाब से देख रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि सिर्फ एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सपोज कर लीजिए कि हम लोग पीएच एडजस्ट करने के लिए NaOH, KOH और HCl का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक बाइनरी सॉल्वेंट है। मान लीजिए मैंने कहा कि 10% HCl और 10% NaOH का प्रिपरेशन हमें करना है, या N/10 का तैयारी करना है, N/10 KOH, NaOH या HCl की तैयारी करनी है सॉल्यूशन के हिसाब से, ताकि हम किसी भी मीडिया का पीएच को एडजस्ट कर सके टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर, ये जैसे 5.6 हुआ, 6.8 प्लस माइनस 0.2 हुआ, तो इस हिसाब से उसके एडजस्टमेंट का है। तो ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी 10% के हिसाब से या N/10 के हिसाब से उसमें एसिड या NaOH होगा, HCl या NaOH होगा, और रिमेनिंग पार्ट वाटर होता है। तो हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे बाइनरी सिस्टम में, या बाइनरी सिस्टम बोल रहा हूँ, बाइनरी सॉल्यूशन में, जिसमें सिर्फ एक सॉल्वेंट होगा और सिर्फ एक सॉल्यूट होगा। इसके पास में आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में आपके एक एग्जांपल सामने में दिए गए हुए हैं, विच इंक्लूड्स द गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट जो होता है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जस्ट लाइक आवर एयर। ठीक है, और इसमें सॉल्वेंट जो होगा वो गैस गैस, सिर्फ ऑल कंपोनेंट में सिर्फ गैस ही होंगे। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद द नाइट्रोजन गैस, कैम्फर कैम्फर इन द नाइट्रोजन गैस, ये आपका एक एग्जांपल दिया गया हुआ है। ठीक है, और लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा, और इसमें कुछ भी गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व इन गैस, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। लिक्विड इन लिक्विड जो है इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, उसका एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड जो है ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, उसका एक एग्जांपल है। नाउ द सॉलिड सॉल्यूशंस में आप आ जाइए, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ही होगा, जिसमें गैस इन सॉलिड जो है हाइड्रोजन इन पैलेडियम जो है उसका एक एग्जांपल आ जाता है। लिक्विड इन सॉलिड जो है वो एल्गम इन मरकरी विद द मरकरी मरकरी विथ सोडियम जो है, एल्गम ऑफ मरकरी विथ सोडियम जो है उसका एक एग्जांपल आ जाएंगे। सॉलिड इन सॉलिड जो है दैट इज कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, वो एक मिक्स किया जाता है इम्प्योरिटीज के इस पे। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स जिसमें आपको अलग अलग तरह के सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हुए हैं। चलिए अब आ जाएंगे कि बाइनरी सिस्टम में जो एक्सप्रेशन ऑफ आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कई तरह के एग्जांपल्स दिए गए हैं, लगभग 6-7 हैं, मेरे ख्याल से 6-7 हैं। तो मैं एक एक करके सब कुछ बताऊंगा कि कैसे द एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विच इज, पहला जो होता है वो आपका मास परसेंटेज बताया जाता है। मास परसेंटेज, ठीक है, टोटल मास में कितना परसेंट कोई भी सॉल्वेंट अवेलेबल है और कितना कितना परसेंट कोई सॉल्यूट अवेलेबल है टोटल मास में। यानी अगर मैं 100 ग्राम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मास परसेंट के हिसाब से 100 ग्राम का सम ग्राम जो होता है वो सॉल्यूट होगा, और रिमेनिंग ग्राम जो होता है वो आपके सॉल्वेंट होंगे। इसमें मैं एग्जांपल आगे वाले आप एग्जांपल्स में अगर आप देखिएगा तो इसका अंतर आपको साफ पता चल जाएगा। द मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट के अलावा उसमें कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं, बाय द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मास परसेंटेज। इसका एग्जांपल कैसे है, 10% ग्लूकोज इन वाटर ऑफ मास बाय मास। ठीक है, तो वाटर के मास का 10% उसमें ग्लूकोज होना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो ग्लूकोज का मोलर मोलर आपको जैसे ही 10% बोला जाएगा तो आप क्या करते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है उसको कैलकुलेट करें। नहीं नहीं, उसका कोई काम नहीं है। आपने जितना भी वाटर लिया है उसके वेट के हिसाब से या मास के हिसाब से 10% जो होता है उसमें आपको ग्लूकोज को ऐड कर देना है। जैसे 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दैट इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 90 ग्राम ऑफ
वाटर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो दोनों को जोड़िएगा, 10 ग्राम और 90 ग्राम, तो दोनों 100 ग्राम हो जाते हैं। अब इसको मैं समझा दूं कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन अवेलेबल है तो उसमें 10 ग्राम के आसपास 10 ग्राम के आसपास शुगर होना चाहिए और 90 ग्राम के आसपास वाटर होना चाहिए। अब ये 10 ग्राम में कितना मोलर शुगर है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आप अगर आप चाहेंगे तो देखिएगा कि एक वेइंग बैलेंस है, उस पे आपको बीकर रखना है और यहाँ पे वाटर डालना है। कैसे तैयार करना है? वाटर डालना है तब तक जब तक आपके वेइंग बैलेंस पे 90 ग्राम जो है वो शो नहीं करेगा। 90 ग्राम शो होने के बाद में इसमें फिर शुगर को ऐड करते चले जाना है। कब तक? जब तक ये फाइनली 100 ग्राम शो नहीं कर रहा है। सबसे बढ़िया ये होता है कि वाटर ऐड करने के पहले आप पहले शुगर को ऐड कर लो, क्योंकि अब एक्स्ट्रा शुगर डल जाएगा तो आप वापस नहीं ले सकते हो। तो सबसे पहले 10 ग्राम शुगर को ऐड करो और तब फिर उसमें 90 ग्राम वाटर को, 90 ml नहीं है, 90 ग्राम है, ठीक है, ग्राम है, ml नहीं है, याद रखिएगा। तो 90 ग्राम वाटर को ऐड करना है 10 ग्राम शुगर ऐड होने के बाद, और वेइंग बैलेंस पे ये 100 ग्राम दिखाने लग जाएंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मास परसेंटेज। केमिकली कैसे तैयार करना है लैब में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। दैट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है उसमें जैसे आपके ये हैं, मैंने लिखा भी है 3.62 मास परसेंट ऑफ द सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज एम्पेरिकल ब्लीचिंग, कॉमर्शियल ब्लीचिंग, मैंने एम्पेरिकल बोल दिया, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशंस जो होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होता है, इसमें 3.62 मास परसेंट, यानी टोटल वेट का 3.62% जो होता है ना, वो आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड को ऐड किया जाता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड को जब आप ऐड कीजिएगा वाटर में, तो वो कॉमर्शियल ब्लीचिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो आप कहीं पे भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस वगैरह करने के लिए। तो ये था आपका मास परसेंट, जिसमें आपको दोनों को मिला के क्यूमुलेटिव 100 ग्राम मास को तैयार करना है। तब आ जाते हैं हम लोग, सेकेंड आ जाते हैं, दैट इज वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट एंड देन वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट में सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का एग्जांपल लिया गया है, अगर आप देखें तो, या लिक्विड भी अगर डिसॉल्व इन लिक्विड है तो वहां पे उसका ग्राम में परसेंट को, वेट को निकाला गया हुआ है। अब यहां आ जाते हैं वॉल्यूम वाले में। तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, दैट इज टोटल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 10% इथेनॉल की बात करें हम लोग, 10% इथेनॉल की बात करें तो 10 ml जो है, 10 ml इथेनॉल जो है, इट विल बी डिसॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर और 100 ml ऑफ वाटर। अब आपके पास दो सवाल है, 100 ml ऑफ वाटर या 90 ml ऑफ वाटर। तो अगर आप इसको 100 ml का 10% कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10 ml निकालना होगा, तो क्या होगा, जब आप 10 ml को 100 ml में मिलाइएगा तो टोटल वॉल्यूम जो है वो बढ़ के 110 ml हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ लाइक नॉट 10% ऑफ इथेनॉल जो है वो वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे। इसीलिए आपको 10% इथेनॉल करने के लिए 10 ml इथेनॉल प्लस 90 ml ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तब ये जाकर के फाइनली 100 ml में 10 ml जो है इथेनॉल अवेलेबल है। दिस विल रिप्रेजेंट द 10% ऑफ इथेनॉल। जैसा भी आपके स्टरलाइजेशन या सैनिटाइजर वगैरह में आप देख रहे हैं 70% इथेनॉल को यूज़ किया गया है, तो उसमें 70% इथेनॉल है और 70 ml इथेनॉल है और 30 ml वाटर को ऐड किया गया हुआ है, मेकिंग द वॉल्यूम अप टू, ये लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, मेकिंग द वॉल्यूम अप टू 100 ml। तो जितना फ्लूइड आपको डालना है उसमें उतना एक्स्ट्रा वाटर डाल दीजिए, 70 ml इथेनॉल डालिए, 30 ml वाटर डालिए, मेकिंग वॉल्यूम अप टू 100 ml। और इस 100 ml में 70 ml इथेनॉल कंटेनिंग है और ये 70% इथेनॉल का लाएगा। लेकिन अगर आप 100 ml का 70% निकाल रहे हैं और आपने 70 ml इथेनॉल 100 ml वाटर में डाल दिएगा तो वो 170 ml हो जाएगा। उसके हिसाब से 70 ml जो है वो मेयरली मुझे लगता है कि 30 समथिंग परसेंट के आसपास आएगा, 30% भी नहीं, 40% के आसपास में आएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है जहां पे आपको वॉल्यूम अप टू, मेड अप टू रखना है। ये मैं आप लोग में से मुझे सजेस्ट कीजिए कि ये जो मैं पीडीएफ पीछे चला रहता हूँ स्क्रॉलिंग में, मैं वो आपसे कैसे शेयर कर सकता हूँ, या अगर आप में से किसी को चाहिए होगा तो मैं कैसे भेजूँ? क्या मैं टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बनाऊं यूट्यूब के नाम से, फिर मैं आप लोग वहाँ पे आ जाएं, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँगा उसका नोट्स या पीडीएफ आप तक पहुँच सके? क्योंकि मुझे वो सब थक गया हूँ मैं, टीचमिंट और ये सब सॉरी मैंने नाम ले लिया,
मैं किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते करते थक गया हूँ। दे आर नॉट लाइक उसमें 12 पीडीएफ पेज से ज़्यादा पीडीएफ आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, ये वो। और मेरा एप्लीकेशन आने में अभी बहुत टाइम है, क्योंकि जितना महंगाई है वो 10,000 12,000 रुपया मांग रहे हैं। हम लोग एक सिंपल टीचर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाई आई वाज जस्ट कहीं ना कहीं एक लालच है कि चैनल मोनेटाइज हो जाता या कुछ पैसे यूट्यूब से आते, लेकिन अभी लगता नहीं है कि ये सब अभी निकट भविष्य में होने जा रहा है। खैर, सो 70% इथेनॉल सैनिटाइजर में जो यूज करते हैं उसमें 70 ml इथेनॉल एंड 30 ml H2O को ऐड किया गया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वॉल्यूम परसेंटेज। आ जाते हैं आगे, हम लोग कुछ पार्ट को डिलीट कर देते हैं। यस, तीसरे नंबर में आते हैं मास बाई वॉल्यूम। इट इज क्वाइट सिंपल, जिसमें मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं, आप इसको सिंपली, और इसको बहुत कम यूज़ भी किया जा रहा होता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं जाएंगे। अब आ जाते हैं पार्ट पर मिलियन। इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं पार्ट पर मिलियन से जुड़े हुए, और एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पॉल्यूशन है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट पर मिलियन को यूज़ किया जाता है। जहाँ पे सॉल्यूट का परसेंटेज बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब ग्राम्स ग्राम्स में भी नहीं है, या फिर सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, जैसे सी वाटर, वो बहुत बड़ा है वाटर का, उसमें कितना डिजॉल्व पॉल्यूट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, उसके कंपैरिजन में उनका अमाउंट बहुत कम होता है। इसलिए पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्ट पर मिलियन सबसे अच्छा एग्जाम्पल में से एक होता है। सो सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ वेरी ट्रेस क्वांटिटी, नंबर ऑफ पार्ट्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स विच इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ठीक है, और टोटल कंपोनेंट कितने हैं उन सबको अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए और मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, दैट इज मिलियन। ठीक है, पर 100% कहलाते थे, और पर मिलियन जो होते हैं पार्ट पर मिलियन कहलाते हैं। तो इसका एक कैसे है कि इसको आप मास इन मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सॉइल पॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं, तो कितना परसेंट कोई आर्सेनिक है, इतना ग्राम सॉइल में इतना परसेंट आर्सेनिक पाया गया हुआ है। वॉल्यूम इन वॉल्यूम है, लिक्विड में अगर आप चेक करें या गैस में अगर आप चेक करें तो भी आप कर सकते हैं। मास इन वॉल्यूम कर सकते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का सस्पेंडेड पार्टिकल्स कितना है वॉल्यूम में। आप टीडीएस चेक कर सकते हैं, जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसमें टीडीएस भी जो है पार्ट पर मिलियन वगैरह में आप चाहें तो उसको निकाल सकते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल, 11 ऑफ द 1 liter, sorry, 1 liter of the sea water, it is 1 liter of sea water that is containing 6 into 10 to the power minus 3 grams of oxygen। अगर आप इस चीज को पार्ट पर मिलियन में कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग लगभग 5.3 ग्राम, ये 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम है 1 लीटर पानी में। लेकिन जब आप इसको ग्राम्स में कैलकुलेट कीजिएगा, यानी 5.8 ग्राम ऑक्सीजन जो है उसको लगभग लगभग 10⁶ ग्राम्स ऑफ, यानी कि पर 10⁶ ग्राम्स ऑफ वाटर पे आपको जाना पड़ेगा। दैट इज ह्यूज, 1000, लगभग लगभग 1000 लीटर में 5 ग्राम के आसपास ऑक्सीजन, 5.6 या 5.8 ग्राम्स जो ऑक्सीजन है वो लगभग आते हैं। दैट इज 5.8 पार्ट पर मिलियन यहां पे आ जाएंगे, यानी 1 मिलियन ग्राम जो है उसमें पानी में लगभग 5.8 ग्राम जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जा रहा है। तो इससे एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो इससे रिलेटेड जितना भी एमसीक्यूज हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है, जहां से आप उसको डाउनलोड कर लो ऑनलाइन वगैरह में, या फिर एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन चैप्टर है वहां पे भी आप जाइएगा तो इससे रिलेटेड कई सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। So this is the seawater expression of pollutants in म्यूजी पर ml और ppm ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, अगर आप चाहें उसमें। नाउ आ जाते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल कॉन्सेप्ट और मोल फ्रैक्शन दोनों अलग हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट आ रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, मोलैरिटी वाले पे आ रहे हैं लास्ट में। दैट इज मोल फ्रैक्शन जो है, इट इज अगेन वेरी कॉमन, दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज और इन सब चीज़ों में कैलकुलेशन वगैरह में यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट
दे आर लाइक इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं है, सिंपल एक रेशियोज के फॉर्म में आपको बता दिया जाता है। सो एक्स, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स ए इज इक्वल टू एन ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो सपोज कर लिए हम लोग चूंकि ने बाइनरी सॉल्यूशन देखा है, तो हम लोग दो ही चीज को देख रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन ए और बी से मिलकर के बना हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ए का मोल फ्रैक्शन divided by mole fraction, sum of mole fraction of A and B. So this will be like Na number of moles of A and B number of moles of B. इन दोनों को जब दिखाइएगा फॉर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर आपके पास ए दो ही नहीं एन नंबर ऑफ या आई नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो एक्स आई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री मोल्स को करके, दैट इज एन आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई अप टू एन आई तक के सारे मोल्स को अगर आप जोड़ दें तो ये मोल फ्रैक्शन में दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सारे मोल फ्रैक्शन को जब आप जोड़िएगा दिस विल कम टू 1। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आप कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाउ आप आ जाते हैं मोलैरिटी पे, जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो इसको सॉल्व करने का और इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? सपोज एक्स ग्राम आपको दिया हुआ है, ग्लूकोज का एक्स ग्राम है, यानी अभी मैं पहला वाला एग्जांपल अगर आपको लेके बताऊं कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, इसका आप मोलैरिटी निकालिए। तो कितना मोल ग्लूकोज का यूज किया गया, अब ग्लूकोज का मोल आप निकालो, ठीक है, 62 या 68 के आसपास में होता है, मैं भूल रहा हूं अभी। तो जितना गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, व्हाट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर आप, मैं बता रहा था कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है 100 ml में, तो 10 ग्राम इज द गिवन वेट, और मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का उससे जब डिवाइड करेंगे तो ये इसके मोल्स निकल जाते हैं। और ml जितना आपका सॉल्यूशन था उसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम था या 100 ml मान के चलो कि 100 ml में हमने 10 ग्राम डिसॉल्व किया है, तो 100 ml मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना होगा, क्योंकि 100 ml डिवाइडेड बाय 1000 था, फिर इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ मोलैरिटी इज कैलकुलेटेड। अगर आप इसी फॉर्मूला को एडजस्ट कर दीजिएगा इसको, तो यहाँ पे दिस विल कम इनटू गिवन वेट, given weight by molecular weight multiplied by ज़्यादातर सॉल्यूशंस ml में, हमारे बायो या माइक्रोबायोलॉजी के लैब में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ml में तैयार किए जाते हैं। सो सॉल्यूशन इन ml, जितना भी आप ml तैयार कर रहे हो, 100 ml चला, 250 ml कर रहे हो, ऊपर में 1000 कर दो। ये आपका एक मॉडिफाइड फॉर्मूला है, आप मोलैरिटी निकालना चाहते हो तो। अब अगर 10 ग्राम 100 ml में डिसॉल्व किया गया हुआ है, तो यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज डाल दीजिए। ग्लूकोज का शायद 68 होता है, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 62 या 68, C6H12 और O6। अब 12 मल्टीप्लाइड बाई, ओहो, आप इसको चाहें तो इससे कैलकुलेट कर लीजिए कि कैसे इसको 36 प्लस 12 प्लस जो भी आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा। आई एम नॉट, बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जो भी आपके चले आए, तो गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट को यहाँ पे आप डाल दीजिए, और यहाँ से 10 ग्राम डालिए, यहाँ पे जितना ग्राम आ रहा है वो डालिए। चूंकि हमने 100 ml सॉल्यूशन डाला था, इसलिए आप यहाँ पे 100 ml डाल दीजिए, यहाँ पे 100 ml डालिए मल्टीप्लाइड बाई, या ऊपर में 1000 डालिए। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका मोलैरिटी निकल करके सामने चला आएगा। कैसे 3 स्टेप में बनाते थे, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और टर्म है, दैट इज मोलैलिटी। मोलैरिटी के साथ साथ में मोलैलिटी, विच इज लाइक स्मॉल m से इसको दिखाया जाता है। अब यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो लीटर में नहीं होकर के ग्राम में होगा। जैसे फिर से पहला ही वाला में आ जाइए, जिसमें 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया था।
तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट वाज 10 डिवाइडेड बाय सम, जो भी आपका ये है मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का, मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम ऑफ वाटर, या सॉल्यूशन आपने तैयार किया हुआ था, डिसॉल्व बाय डिवाइडेड बाय 1000, या उसको न्यूमरेटर में 1000 डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ग्राम या फिर ये दोनों जो हैं वो केजी में होने चाहिए, जबकि मोलैरिटी में सेम फॉर्मूला जो था वो लीटर में निकल रहा होता है। यानी अगर आपने सॉल्यूशन ग्राम में बनाया है और केजी में बनाया हुआ है तो उसमें मोलैलिटी कंटेंट किया जाता है, और अगर आपने सॉल्यूशन लीटर्स में बनाया हुआ है तो वो आपके मोलैरिटी में, कैपिटल एम वाले में चले आते हैं। सो एग्जांपल है कि 0.1 मोल पर केजी, यानी 0.1 मोलर सॉल्यूशन, that means the 74.5 gram of KCl dissolve in 1 kg of water, not 1 liter of water. अगर आप इसको इतने को 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा, दैट विल बी द मोलैरिटी। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं नीचे लिख सकता हूँ कि इफ दिस डिसॉल्व्ड इन 1 liter of water, so this will be capital M and this is small m. सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन और अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन, जिसमें किस तरीके से आप एक्सप्रेस करते हैं कॉन्सेंट्रेशन वगैरह को, और बहुत सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं आपके पास में। मैं ये चाहूँगा कि इसमें जो 7 कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट्स के 5-5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप कहीं से डाउनलोड कीजिए, और अगर आपको मेरे से चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं 5-5 क्वेश्चन भी कहीं से भी डाउनलोड करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप तक ये क्वेश्चंस पहुंचाएं कैसे जाएं, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प कीजिए, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो पीडीएफ भी मैंने बनाया है मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।